अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो ऑफ द स्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं आज भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक एक जो एनर्जी की तरफ देखे गए, एक पोटेंशियल नज़र आया, पार्टिसिपेशन अच्छी नज़र आई और इसके साथ साथ हमने देखा 46,000 का लेवल इंटैक्ट नज़र आया। 46,000 वेल अबव मार्केट का क्लोजर हुआ 200 प्लस पॉइंट्स के साथ। इट मीन्स के मार्केट के अंदर दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, दोबारा इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और दोबारा वही यूफोरिया नजर आ रहा है जो कि इन्वेस्टर्स के अंदर पहले पाया जा रहा था फिस्कल ईयर स्टार्ट के अंदर। यानी कि जीडीपी ग्रोथ जब से प्रिडिक्ट की गई है 4% के करीब करीब में, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक हाइप क्रिएट कर गए हैं, एक्साइटमेंट बढ़ गई है और यही हमने आज की मार्केट पे इम्पैक्ट होते हुए देखा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,097.11 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 46,369.19, लोअर पोस्ट 46,048.84 एंड फाइनली क्लोजर 46,300.66 का, यानी कि 203.55 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 677.38 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 89.17 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 23.50 बिलियन रुपीज़। वैल्यू वाइज भी आज पार्टिसिपेशन अच्छी देखी गई है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्टिंग इन ग्रीन टेरिटरी, इट मींस के आज भी पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा है। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.16 के इजाफे के साथ, 2.28 पे क्लोजर, 150.34 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। यूनिटी फूड सेकंड स्क्वाड पे 2.42 का इजाफा देखा गया, 43.68 पे क्लोजर रहा, 66.83 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली टेलीकार्ड अगेन लाइमलाइट में नजर आ रहा है, 1.22 का इजाफा देखा गया, 17.53 पे क्लोजर रहा, 37.67 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल हमने बैंकिंग सेक्टर की पार्टिसिपेशन देखी थी, आज हमने नॉर्मली एक वॉल्यूम लीडर्स देखे हैं। इट मींस कि यहाँ पे ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं ऑयल सेक्टर के बारे में। ऑयल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और पाकिस्तान में इकोनॉमी में कितना वेटेज है। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है, जबकि हालिया इजाफे के साथ ही पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने ओगरा की तजावीज़ के बरखिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इनकार करते हुए अवाम को बराह रास्त इसके असरात से बचाने के लिए अहकामात जारी कर दिए, जिसकी बिना पर हुकूमती कांधों पर रिलीफ की मद में खासा बोझ बढ़ा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ओगरा की जानिब से दी जाती है, जिसके बाद ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि कीमतों में किस हद तक इजाफा किया जाना चाहिए। तेल जैसी कीमती नेमत, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, इसकी कीमतें आलमी मार्केट से मरबूत हुआ करती हैं। याद रहे कि आलमी मंडी में गुज़िश्ता एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी के साथ ही दुनिया भर में तेल की मजमूई कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का बराह रास्त असर किसी भी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों पर पड़ता है, इसीलिए तेल की कीमतों में कमी और बेशी को महंगाई से जोड़ा जाता है। आदाद शुमार के मुताबिक गुजरे 2 बरस में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में जितना इजाफा बनता था, हुकूमत की जानिब से उसमें उस हद तक इजाफा नहीं किया गया। ताहाल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का पाकिस्तान में कीमतों से मवाजना मुमकिन नहीं और पाकिस्तान में मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ताहाल सबसे कम ही है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। हम देख रहे हैं कोविड चैलेंज के अंदर ज़्यादा ईएनपी वेटेज जो है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो कंजम्पशन है ऑयल की वो इस तरह दिखाई नहीं दे रही जैसे हमने लास्ट 2 ईयर्स बिफोर की बात करें तो यहाँ पे फ़्लाइट्स भी थी, सब चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग ऑर्डर में थी। लेकिन अब जबकि फ़्लाइट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी लैक ऑफ बिजनेसेस दिखाई देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादातर ईएनपी सेक्टर पर देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के और इसके साथ साथ चेयरमैन भी हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं तारा अजरा दाऊद साहिबा, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं 786 इन्वेस्टमेंट के और इसके साथ साथ PSO के बोर्ड मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो।
आगाज करेंगे प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे जाहिद साहब से स्टॉक का। सर, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल सेक्टर एक वेटेज दिखाई देता है पाकिस्तान में, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कोविड के अंदर इतना ज़्यादा इसका फैक्टर या इतना ज़्यादा इसकी एक रिकवरी है वो हो नहीं पा रही। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, शेयर्स की बात करें, तो वहाँ भी पोजीशंस स्ट्रांग नहीं है, और अगर हम बात करें बिजनेसेस की तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। योर टेक ऑन। देखिए, बात यह है कि ऑयल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ऑयल सेक्टर की सारी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है ट्रैवलिंग पे। और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से पूरे दुनिया की ट्रैवलिंग जो है वो तकरीबन आलमोस्ट सस्पेंडेड है। हज उम्रा को देख लें और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, लेजर ट्रिप्स को देख लें, सियाहत को देख लें, सारी की सारी चीज़ें जो बंद हैं। और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो खासी कम है। और आपने देखा होगा कि पिछले साल कोविड के दिनों में जब पीक पे था कोविड, तो ऑयल आलमोस्ट फ्री हो गया था, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और कंपनीज़ हैं वो देवर ऑलमोस्ट पुशिंग के जी आप फ्री ले लें। और उन दिनों में सऊदी अरब और यूएई ने जो हमारे रेगुलर कंसाइनमेंट्स थे वो हमें ऑफ़र किए हमारी रिफाइनरीज़ को कि जी आप इसको लीजिए, जो शेड्यूल्ड में थे। तो हमारी रिफाइनरीज़ जो है हमारे पास डिमांड नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उसमें, आपको याद होगा कि इंपोर्ट पे एम्बार्गो भी लगाया था। और उसकी वजह से जब हमने उनसे अपने कंसाइनमेंट्स जो शेड्यूल्ड थे वो नहीं लिए, तो उसके बाद फिर सऊदी अरब और यूएई दोनों नाराज़ हो गए। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बल्कि कंसाइनमेंट रोक लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी शदीद स्केर्सिटी हो गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। तो आजकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, ऑफ टेक है, वो नॉर्मल नहीं है। इसकी वजह से भी इस वक्त जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर के जो परफॉर्मेंस जिस तरह से होनी चाहिए वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जहाँ तक पाकिस्तान में कंजम्पशन का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में अभी हम देख रहे हैं कि लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, हमारी बिज़नेस एक्सपेंड हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले से बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंस भी बाहर से जो आ रही हैं वो भी पहले से बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी हमारे यहाँ मुल्क में बढ़ रही हैं। और हमारे तो स्टार्ट से थी एक्टिविटीज ज्यादा, स्मार्ट नहीं, लॉकडाउन बीच में की आपने पॉलिसी देखा में होगा थे 3-4 महीने तो बिल्कुल बंद हो गया था हमारे यहाँ भी। लेकिन उसके बाद से फिर जिस तरीके से हमने बड़ा, चूंकि बात यह है कि हमें इंडिया ऑलमोस्ट बंद हो गया, श्रीलंका बंद हो गया, बांग्लादेश बंद हो गया, तो उनके ऑर्डर्स भी हमारे पास आए एक्सपोर्ट्स के लिए। तो इस वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इस वक्त तकरीबन कुछ 17% से इंक्रीज़ हुई हैं। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो हमारी बढ़ी है। आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में तकरीबन अगले 6 महीने की प्रोडक्शन जो है वो सारी की सारी सेल आउट हो चुकी है। तो इस और वजह कितने से ऑर्डर्स पाइपलाइन में है सर? और ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, तो ये हमें एक तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसमें पॉजिटिव रही। ख़ासतौर पर स्टेट बैंक ने जो इसमें हमें ये जो लोन फैसिलिटीज़ दी नई इंडस्ट्री के लिए, टर्फ के नाम से उनकी एक स्कीम थी, जी हाँ, तो उसमें 300 बिलियन रुपया मार्केट में पंप इन हुआ। इसी तरीके से तकरीबन 1200 अरब रुपया गवर्नमेंट ने पंप इन किया मार्केट में स्मॉल सेक्टर के जरिए से, बैंकिंग के जो लोन डेफर किए सर, मैं उसके इस पे भी जरिए से। पॉलिसीज के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी तारा भी यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे भी जो है इंट्रोडक्शन एक कमेंट ले लूँ। तारा बताइए, हम देख रहे हैं ऑयल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी वेटेज रखती है, और इसी तरीके से ऑयल इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। लेकिन अभी कोविड के चैलेंजेस होने के बावजूद कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप ऑयल इंडस्ट्री के बारे में? I'm very optimistic. First of all, although I am on the board of PSO, I'm here in my personal capacity, but I have to say that we have an optimistic future for our nation. And the main challenges, although COVID is temporary, is electric vehicles. You have other challenges coming into the oil industry that are more like, what is going to be the face of it in 30 years? You know, maybe in Pakistan we're slower than Europe, where GM has already announced its plan to no longer produce anything but energy efficient Electric vehicles are environment friendly. You agree that? Yes. And oil industry is suffering from this thing. Long term. It's not going to be in the next 6 months. But 10 years it's almost done. But there'll be other alternatives. So, what kind of alternatives? Well, you see, there's many ways companies can evolve. And our OMCs can find ways to evolve in very different ways, like Petronas. Are you familiar with the Petronas? दिया गया था कि दुनिया के मज़ाहिब अगर चाहें और हुक्मरान भी अगर चाहें और फातेह भी अगर चाहें तो कई मज़ाहिब के लोग
एक ही जगह पे इकट्ठे जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन 1967 में इंतहा हुई। दरमियान की तारीख गाजी सुल्तान हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ 3 बड़ी सलीबी जंगों की तारीख है। और उसमें से मैं सिर्फ, जनाब चेयरमैन, मैं थोड़ी हट के बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात सुनाना चाहता हूं। जब सरेंडर करने की गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास गुफ्तगू हो रही थी, तो सलीबियों के जो बादशाह थे, उनके जो बड़े बड़े जोमा थे मजहबी, उन्होंने कहा कि जब भी सलीबी बैतुल मुकद्दस, जिसको हिब्रू में कभी उर्सलम कहा गया, यरूशलेम कहा गया, बैतुल मुकद्दस में वो आए, तो उनके घोड़ों की टांगें मुसलमानों के खून में, लहू में डूबी हुई थी। इसलिए हमें आप पे एतबार नहीं है। आप कहते हैं कि हम आपको सेफ एग्जिट देंगे, शहर में कोई मारा नहीं जाएगा, औरतों और बच्चों को तहफ्फुज मिलेगा, तो हम आप पे क्यों एतबार करें? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के अल्फाज ये थे, बिकॉज आई एम सलाहुद्दीन, अरबी के लफ्जों का मैंने तर्जमा किया है कि इसलिए एतबार करो कि मैं सलाहुद्दीन हूं। फिर इसका आखिरी दौर सुल्तान अब्दुल हमीद अस्तानी, जो 18 समथिंग से लेके 1916 तक थे, उनके दौर में आया। और सल्तनत उस्मानिया उस वक्त कायम थी, जो मुसलमानों की लीग ऑफ नेशन थी, एक इज्तिमाई कुव्वत की अलामत भी थी और इज्तिमाई मौक़िफ़ के इजहार की अलामत भी थी। उनको ऑफर किया गया कि आपको 50 मिलियन सोने की अशरफियां पाउंड स्टर्लिंग में देते हैं, आप फलस्तीन का सौदा कर लें। ये सारी मैं रिकॉर्ड की बातें, हिस्ट्री की बातें बता रहा हूं। तो उस सुल्तान ने जवाब दिया कि मैं, ये इस्लाम की सरजमीन है, मेरे बाप दादा की भी सरजमीन है, मैं चाहूंगा कि मेरी जिंदा खाल उतार ली जाए, लेकिन फिलिस्तीन का कभी मैं सौदा नहीं करूंगा। पाकिस्तान की तारीख जब शुरू होती है, तो बानिए पाकिस्तान हजरत कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रियासती हल फलस्तीन के अंदर और फलस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान के लिए एक ही रास्ता बना के चुने। जब भी कहा जाता है कि कोई किसी थिंक टैंक में कोई बात हुई, किसी अखबार ने कुछ लिखा, किसी वीलॉगर ने कुछ कहा, पाकिस्तान की स्टेटेड रियासती पॉलिसी फलस्तीन के हवाले से सीधी है कि इसराइल मगरिब के वसाइल से पैदा होने वाला ऐसा नाजायज बच्चा है कि जिसका वजूद बैतुल मुकद्दस में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बैतुल मुकद्दस दारुल खिलाफा है फलस्तीन का, और जब तक फिलिस्तीनियों को सल्तनत नहीं मिलती, पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचा भी नहीं जा सकता। दिस इज लाउड एंड क्लियर मैसेज from the state of Pakistan, from the government of Pakistan, and from the Prime Minister of Pakistan. मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। फ़लस्तीन के मसले के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल का कहा था, और पाकिस्तान का फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ है, जो कि पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया गया है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम रिफाइनरीज के बारे में बात कर रहे थे। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। तारा, रिफाइनरीज के बारे में बात हो रही थी, रिफाइनरीज का फ्यूचर पाकिस्तान में कितना ज़्यादा अब दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं रिफाइनरीज इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रही थी अगर पहले की बात करें, लेकिन अब अगर हम देखें तो रिफाइनरीज पॉलिसी आने की बात हो रही है। तो आपको लगता है पॉलिसीज़ अभी आने वाली है, और आने वाली है तो कब तक आने वाली है? So everybody is waiting for that.
The most important thing is that the policy gets approved as soon as possible so that the refineries can actually properly invest in their plans and structures. The refineries, many of them are old, they need upgradation and so forth. राइट आपने दिसंबर की बात करी है, दिसंबर तक पॉलिसीज आ सकती हैं No, we जो want them refinery- as soon as possible. Okay. December would be where it would be very late for us. So as soon as possible for anyone in the refinery sector. राइट जाहिद साहब, रिफाइनरी पॉलिसी की बात हो रही है, इससे पहले ऐसी पॉलिसीज़ नहीं आई। कंस्ट्रक्शन पैकेज को देखें तो जब ये पैकेज आया और इसको अवेल करना शुरू किया, बिल्डर हजरात और जितने बिजनेसेस हैं काफ़ी फ्लरिश होते हुए दिखाई दिए। आप समझते हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ हर सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसी आएँ तो उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा डेफिनेटली आप बिजनेसेस पे? देखें कि ये जितना भी कंस्ट्रक्शन के लिए पॉलिसी आई है हमारे यहाँ बड़ी लेट आई है। इसमें 1-1.5 साल तो डेलिब्रेशंस ही होती रही। ठीक, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये है कि हम नए सिरे से व्हील को इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं। दुनिया में जो मिसालें मौजूद हैं उसको सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, उसको हम नहीं देते। तो हम 1-1.5 साल हमने ज़ाया कर दिया। अगर ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था, अगर इसमें 1-1.5 साल ज़ाया ना करते तो गालबन 1-1.5 साल पहले से ये कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आ चुकी होती और उसके ऊपर फ्रूट्स जो हैं वो पब्लिक को सर 1 साल पहले ही आया ना मिलना शुरू कंस्ट्रक्शन हो- पैकेज, तो 1 साल पहले ही तो आया उससे भी पहले आ सकता कोविड था स्टार्ट ना। हुआ मैं कह है। रहा हूँ उससे 1 साल पहले आ सकता था ना। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर हर तकरीर में चीख रहे थे कि भाई वो मेरी पॉलिसी है, मेरा विजन है, मेरा कमिटमेंट है, उसके ऊपर अमल करो। बैंक्स नहीं मान रहे थे, स्टेट बैंक को पहले समझाया, वो सारी चीज़ें जो है इनको काफ़ी उसमें रिगमरोल था, उनको करना पड़ा। तो खैर बात यह है कि तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसे पैकेज लाने चाहिए। एक चीज़ मैं और इसमें आपको बताऊँ, आपकी जो एक्सपोर्ट्स अब बेहतर हो रही हैं तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जो पिछले 10 साल से चीख रहे थे कि आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव करें, जो कि पूरी रीजन में हमारी प्राइसेस ज़्यादा थी। तो इस गवर्नमेंट ने आगे उसको सुना और उन्होंने उसको प्राइसेस को जब रैशनलाइज किया तो उसके नतीजे में हमारी कॉस्ट भी ठीक हुई और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर होना शुरू हो गई। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर शोबे में अगर आप उसको देख के और उसकी फाइन ट्यूनिंग करें। आपकी 50 मिनिस्ट्रीज हैं, ज़ाहिर है कि हर मिनिस्ट्री के अंडर कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ शोबे इकॉनमी के आते हैं। हर मिनिस्ट्री अगर अपना काम ठीक से करे, 4-5 मिनिस्ट्रियों की बजाय सारी मिनिस्ट्रीज अपना अपना काम ठीक करें तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जन्नत बन जाएगा और ये मुल्क बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा। रिफाइनरीज की आपने बात की तो गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी ला रही है और बहुत जल्द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में उसकी वो प्रपोजल्स आ जाएंगी वहाँ अप्रूवल के लिए और वो तकरीबन 20 साल के लिए टैक्स मॉरेटोरियम अनाउंस करने जा रहे हैं नई रिफाइनरीज के लिए। तो उसमें उनको टैक्स मॉरेटोरियम भी होगा और उनको जितनी वो मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करेंगे तो उसमें उनको कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो हैं उसके ऊपर भी उनको छूट होगी। लेकिन जो लोकल मशीनरी या लोकल चीज़ें जो यूज़ करेंगे उस पर टैक्स की उन्हें छूट नहीं होगी। ये 20 साल के लिए उनको मॉरेटोरियम देंगे। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का इंसेंटिव जो हैं तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए टेलर मेड किस्म के इंसेंटिव अगर वो देंगे स्पेसिफिक इंसेंटिव रादर देन कि हम उसे सब्सिडाइज करें, हम इंसेंटिव्स दें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। अच्छा, दूसरी इसमें एक चीज़ ये है कि अब इस वक्त दुनिया में जितना फॉसिल फ्यूल है जिसको ये हमारे ये जो जिसको हम कहते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, ये अब सब फेज आउट हो रहे हैं। अब सारा वो गूगल टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा है। सारा की बात हो रही है, अभी तो हम फर्नेस ऑयल से ही छुटकारा नहीं पाया जा सका अभी तक। फर्नेस ऑयल ही अभी तक मार्केट में अवेलेबल होता है। देखें वो फिर देखें हमारे यही फिर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, यही फिर गवर्नेंस के इश्यूज हैं कि जो चीज़ दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुकी है हमारे यहाँ वो उसको इंसिस्ट किया जाता है। और आपको पता है फर्नेस ऑयल से जो बिजली बनाते हैं वो 10 रुपये पर यूनिट महंगी पड़ती है हमें। तो इतना महंगा फ्यूल यूज करके आप यूं समझ लें कि जैसे आप सोने से बिजली बना रहे हैं। और सर एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। एनवायरनमेंट के लिए बड़ा हार्मफुल है। और आगे 10 सालों में आप देखिएगा कि ये फॉसल फ्यूल जो है ये तकरीबन इसकी डिमांड तकरीबन 25% रह जाएगी। 75% ये दिस इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। और अब ये सारा जो अल्टरनेटिव सोलर है, विंड है, सारा उस पर जा रहा है। और जो हमारी कारें जो हैं, जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वो सारे का सारा उस पर स्विच होने जा रहा है अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो इसमें एक बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है और इनकलाब आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है। हमारे यहाँ भी शायद हमें उसका सुनगुन नहीं है लेकिन ये कि पूरी दुनिया में आ रहा है, आ चुका है। तो उसके नतीजे में बड़ा ड्रास्टिकली आप देखेंगे कि जो फ्यूल्स हैं इसकी कंजम्पशन कम होगी। और बल्कि आप अगर देखें कि सऊदी अरब, यूएई, ये सारे लोग जो हैं ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अपनी डिपेंडेंस जो है, अपनी इकॉनमी जो है वो उससे हटाकर फॉसल फ्यूल्स के ऊपर तो दूसरी चीज़ों के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम भी अपने यहाँ इसको शिफ्ट करें। इसको अभी तो हम गैस पे शिफ्ट होने के बारे में जा रहे हैं लेकिन ये कि हमें अल्टीमेटली इसके ऊपर अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जाना होगा।
जिसमें विंड भी है, जिसमें सोलर भी है। पाकिस्तान ऐसी नेशन है जो फॉरेन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर लेती है, जी, तो आप बिल्कुल। समझते हैं कि इतना रैपिड चेंज जब हमारे सामने आएगा तो हम उसे फॉरेन एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, आप देखें कि आप जो हमारे यहाँ ये टेलीफोन के जो हैं, जो अपना आपने देखा ये अपना मोबाइल टेलीफोन है, इसमें हमने कितनी तेज़ी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हमारे स्टार्टअप्स को आप देख लें कि जितने हमारे यंग बच्चे लड़के लड़कियां हैं वो जिस तरीके से तेज़ी से अपने स्टार्टअप बिजनेसेस बना रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कुछ 60-70 अरब रुपया या इस तरह से कुछ अमाउंट बता रहे थे कि जो फॉरेन रेमिटेंस सिर्फ उसमें आई है। और आप देखिएगा कि ये बड़ी तेज़ी से इसमें इंक्रीज़ होगा जब पेपैल यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कि आप अपनी जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं वो आप करें और आपको पेपैल आ जाए। इसी तरीके से भी आपको और भी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपके पास आ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर सेल के, हमने बड़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म किया। उसकी वजह यह है कि हमारे पास यूथ बल ऑनलाइन है, बिजनेसेस जॉनर चेंज हो यूथ गया। बल है ना हमारे पास, तो यूथ जो हमारा है वो पढ़ा Right. लिखा है, वो समझदार है और वो बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर स्विच कर रहा है। इवन हमारे पास Right. जो FA पास लड़के लड़कियां हैं वो भी इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके इसके अंदर बड़ा अच्छा बिजनेसेस में आ परफॉर्म रहे कर हैं। सकते एग्जैक्टली हैं। मैं तारा को ऐड करना चाहूंगी। जी, सर तारा, हम देख रहे हैं कुछ बिजनेसेस जॉनरा, बिजनेसेस नेचर चेंज हो गए हैं। कोविड के आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं और हमने अडॉप्ट भी किए हैं। वो टीचर्स, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो वो टीचर्स जिन्होंने कभी ऐसे फ्रेंडली ऑनलाइन नहीं थे, वो अब वो ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। इसी तरीके से मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकाफुल और म्यूचुअल फंड्स, इनका भी रोल रहा है, क्योंकि जो लोग जिनके बिजनेसेस ज़्यादा नहीं फ्लरिश कर पाए या फिर जो अपनी एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रह पाए तो वो इसकी तरफ आ गए। तो कितना इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स का रोल पाकिस्तान में? Very important, and now with IMLAC and other online platforms that allow all asset management companies to have equal opportunity to sell, because a client can go at 3 a.m. in the morning on their computer and do e-commerce or just see every AMC at the same time. And mutual funds are making it easier and easier for clients to invest, particularly during COVID. राइट बहुत ज़्यादा इजी है क्लाइंट्स के लिए ज्वाइन करना म्यूचुअल फंड्स। तो पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा एक नज़र आता है रुझान, कितना ज़्यादा एक लोगों में रुझान पाया जाता है कि वो आएँ और म्यूचुअल फंड्स की तरफ आएँ, क्योंकि हर किसी को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि वो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पे, स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स पे इन्वेस्ट कर सके। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ये नेचर पाई जाती है? You know, it still needs there's a much bigger market than has been tapped. Even now in Pakistan, there's hardly a small percentage of investors compared to the population of our nation. And even earlier, when you were talking about transforming Pakistan through new technologies and new ways, it's not just about lack of acceptance, it's also the population so huge that when you roll out anything, you know, it takes time because of that. राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से बेहतर ज़्यादा आप समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए या फिर जॉब सीकर्स होने चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ये नेचर भी पाई जाती है कि हम देखते हैं लोग ज़्यादातर जॉब सीकर्स बन जाते हैं एजुकेशन होने के, कंप्लीट होने के बाद, ना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं। तो ये एक अवेयरनेस पैदा करना ज़रूरी है। Absolutely. Now with the incubation centers, there's also training and encouragement. There's also cultural support for entrepreneurship, as the need now is for disruptive technologies. That's only coming through e-commerce. So even if you're using Food Panda for food, for example, everybody's... We are not allowed to... Oh, sorry, we're using any brand to buy their online shopping or their online groceries or their online food consumption. It's ई-कॉमर्स बिजनेस आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा Yes. पाकिस्तान में फ्लरिश कर सकता है? And बहुत ज़्यादा। families and culture understand that, so they're more accepting of younger people to go into businesses. राइट, जैसे कि बिजनेसेस की जो एक तरीका कार है या फिर कुछ जो एक नेचर है वो चेंज हो चुकी है, तो आप समझती हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस या फिर बिजनेसेस मार्केटिंग चेंज करने का वक्त आ गया है? Yes, even online businesses are disrupting everything, and they themselves are evolving very quickly because एग्जैक्टली हमने जब से लॉकडाउन देखा ईद से पहले एक हफ्ते के लिए, फिर ईद के बाद अभी भी सिंध में दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते के लिए जो है वो लॉकडाउन हो सकता है, स्मार्ट लॉकडाउन। And Natasha Sahaba, when you look at the realities,
It's these small businesses that are suffering much more in COVID than the large businesses. Our, you know, our GDP for the year is exceeding expectations. It began with at the fiscal year, beginning of the fiscal year, IMF and World Bank were expecting 1.5%. Then it was upgraded to 2%. The State Bank was expecting 3%. Now the projections are 3.9% for the year. You've Right. seen what's happening in agriculture, industrial sector, so forth. In every which way, the economy is doing much better than we realize and so forth. एग्जैक्टली और वो भी इस चैलेंज को होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि अच्छी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मूडीज़ की मैं रेटिंग के बारे में बात करना चाहूँगी, कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आया है लोगों का जब मूडीज़ इंटरनेशनल एजेंसी ने पाकिस्तान को स्टेबल रेटिंग की है? So exciting. It's wonderful to achieve this, and it shows that the future is bright and looking amazing. That rating, it's a New York-based company, Moody's of course, but it has sent so much excitement throughout markets here. राइट जाहिद साहब, मूडीज़ एक इंटरनेशनल एजेंसी जिसने पाकिस्तान की रेटिंग की जो न्यूज़ दी तो उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में भी देखा, इकोनॉमी वाइज भी देखा, जबकि ऐसी कोई खबर अगर नेगेटिव आती है तो उसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली दिखाई देता है। सर, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? बहुत अच्छा आएगा जी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप लोगों के हाथ पैर खोलते हैं और उन्हें काम करने की इजाज़त देते हैं तो ये कौम जो है वंडर्स कर सकती है। ये कौम बड़ी रिजिलियंट है। इस कौम ने पहले भी क्राइसिस में काम करके दिखाया है, और अभी देखें 2-3 काम ही गवर्नमेंट ने किए हैं जिससे आपके हाथ पैर खुल गए। वो 2-3 काम क्या है? एक मार्कअप का रेट आपने कम कर दिया, 7%। ठीक है, 7% पे ले आए, 6% कम कर दिया, ठीक, और उसको 7% पे ले आए। दूसरे, आपने 300 अरब रुपया पंप इन किया थ्रू टर्फ स्कीम, फाइनेंसिंग। 1200 अरब रुपया आपने पंप इन किया जो आपने रिफंड्स वगैरह दिए, और इस तरीके से स्मॉल इंडस्ट्रीज सर, आरडीए को भी हम यहाँ स्किप नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सारे काम जो इन्होंने किए तो उसकी वजह से लोगों को हाथ पैर खुल गए ना। उनके बिजली और गैस की कीमतें आपने रैशनलाइज की हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, उसकी वजह से हमारे यहाँ आपने देखा कि बड़ी तेज़ी से रैपिड चेंज हुआ, और उसकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को आप देख लें तो ये सारे जो है इसमें सारे पॉजिटिव साइंस हैं, और हमारी कौम जो है इसमें काम करके दे सकती है और करके दिखा भी रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर यही पॉलिसीज़ इसी तरीके से अच्छी चलती रहीं और इसमें और भी जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, और अभी आपने देखा कि हमारा 136 में नंबर पे थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम जो 108 पे हम आ गए। राइट। तो वो भी हमें और जंप इन करने की ज़रूरत है, उसको हमें और ऊपर आने की ज़रूरत है। इस वक्त भी हमारा नंबर जो है इंडिया और बांग्लादेश से काफ़ी फार अवे है, तो उसको अगर हम ऊपर ले आएंगे तो आप देखिएगा कि हमारी फिर एक्सपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स को हमने बहुत सारी चीज़ों में रेड टेपिज्म है उसको हमने बंद किया हुआ है। वहाँ की जो पब्लिक है, फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ से देखें, ईरान के बॉर्डर से देख लें, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से अगर आप देख लें, तो वहाँ से जो हमारी ट्रेड होती है, वहाँ की जो लोकल आबादी है, अभी आजकल वो बड़ी मिजरेबल कंडीशन में है। वहाँ से फ्रूट वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, वहाँ से गुड़ नहीं होता, ये जो गुड़ होता है गन्ने का जो शीरा होता है उसका गुड़ बनता है, गुड़ की अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट होती है, वो गुड़ की एक्सपोर्ट को बंद किया हुआ है। वेयर एज यानी पिशावर से गुड़ एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, वेयर एज के लाहौर से गुड़ एक्सपोर्ट हो सकता है अफ़गानिस्तान। तो इस तरह के जो हम उसमें पाबंदियां लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं, तो उसके नतीजे में लोगों की जो रोज़गार है वो इफेक्ट होता है, और उसका ज़ाहिर है अल्टीमेट उसका इफेक्ट जो है वो आपके जीडीपी के ऊपर जाता है। इसी तरीके से आप देख लें, कंपाइल होके एक रिएक्शन देते हैं, राइट। और फिर आप देख लेंगे इसमें अभी आप कॉटन की हमारी जो क्रॉप है 16 मिलियन बेल्स की बजाय वो हुई सिर्फ 6.5 मिलियन बेल्स। सर, वाटर स्कार्सिटी के बारे में भी बताइए ना, हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि एक scarcity इम्पैक्ट जो तो है, आता है जब प्रोडक्शन में। अब देखें वाटर स्कैर्सिटी की जो बात है, एक तो ठीक है, बड़ा मसला है कि जो इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, ठीक, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हमारी अपने यहाँ वाटर मैनेजमेंट जो है उसमें भी बड़े फॉल्ट्स हैं। हमारा पानी कितना वेस्ट होता है, हमारे पानी में हमने कई लोगों को हमने उसको प्रिविलेज उनको सप्लाई हम देते हैं, जबकि वेराज के जो नीडी लोग हैं उनको नहीं मिलते। कराची में कहने को पानी नापेद है, लेकिन पानी खरीदने से मिल रहा है। देखिए ना, आपके घरों में भी पानी टैंकर के जरिए आप खरीदते हैं तो मिल जाता है। कोई आदमी आज तक पानी की वजह से मरा तो नहीं है ना कि पानी नहीं है, प्यास से मरा तो कोई भी नहीं है। तो पानी तो है, लोग नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी चल रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं, लेकिन है क्या कि वही पानी जो हमारा राइट है वो हमें मिलने की बजाय थ्रू पाइपलाइन
वो हमें टैंकर के ज़रिए मिलता है। एक एक फैक्ट्री को 150-150 टैंकर पर डे खरीदने पड़ते हैं और एक टैंकर जो है वो 6,000 रुपये का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक इंडस्ट्री का वाटर का बिल जो है और कराची इज द हब ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जो सर आप इलीगल ये बिल है प्लीज बताइए। वो कितना है? 42 अरब रुपए की पर डे कराची की इकोनॉमिक एक्टिविटी है और 8 अरब रुपया कराची पर डे टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। तो इसके बावजूद आप कराची वालों को देख लीजिए कि उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, घंटों उनको लोड, आल्दो के पाकिस्तान में बिजली एक्सेस है लेकिन कराची में बेशुमार लोगों को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ता है। ये सारे इश्यूज जो हैं ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इसमें रिकवरीज के इश्यूज हैं, इसमें लाइन लॉसेस के सर इश्यूज हैं। लूप होल्स कहाँ हैं? आपका देखें, सॉरी, लूप होल्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं लूप सर? होल्स देखें, मैं आपको इसको बताऊं। कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 200 अरब रुपए की बिजली साल की चोरी होती है और 200 ही अरब रुपए की बिजली लाइन लॉसेस की लाइन नजर हो लॉसेस जाती की है। नजर हो तो जाती 400 अरब रुपया सिर्फ हम बिजली के सेक्टर में लॉस कर रहे हैं। ये वो लॉस है जो अर्न करने के बाद, जो बिजली बनाने के बाद हम जाया कर देते हैं। एक तो ये है ना कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है और बिजली ना बना पाए, बिजली बनाने के बाद ये वो चीज़ है जो कि हम बनाने के बाद उस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो हम जाया कर देते हैं। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। लूपहोल आपने पूछा, तो बात यह है कि उसमें हमें जदीद तरीके बनाने होंगे ताकि लोगों से हम बिल वसूल कर सकें, ताकि लाइन लॉसेस में हमारा ट्रांसमिशन चोरी लाइन्स को भी को रोका अपग्रेड जाए। करें, चोरी को हम रोक सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जाहिर है कि इसमें बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये चीज़ें ठीक करें। 2600 अरब रुपया जो है वो हमारा इस वक्त सर्कुलर डेट हो चुका है और हर महीने वो बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी एक तरफ हम तरक्की भी कर रहे हैं, एक तरफ हम रेजिलिएंट भी हैं, एक तरफ हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, एक तरफ हमारा जीडीपी भी अच्छा आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पेंदे में, हमारी बाल्टी में, हम उसमें सुराख भी है कि वो एक तरफ से इमरान खान साहब ऊपर से भरे जा रहे हैं, नीचे से निकलता चला जा रहा तो है। पहले उस तो को सुराख को बंद करना उस होगा, सुराख राइट? को अगर हम बंद करें तो मैं आपको बताऊं कि हम तकरीबन साल का 10 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं। ये वो नुकसान है जो अर्न करने के बाद हम नुकसान करते हैं। वेयर एज कि हमारा जो बजट डेफिसिट होता है वो तकरीबन 6 अरब डॉलर का होता है, जिसके लिए हमें दुनिया से इमदाद मांगनी पड़ती है। 10 अरब डॉलर का हम सुराख में से ड्रेन आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से IMF हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है। वो इसीलिए लगाते हैं, वो कहते हैं जी आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आपके अपने मसल्स हैं, आप इकोनॉमी वाइज स्ट्रॉन्ग सर हैं। टैक्स का भी कलेक्शन के ऊपर बात आ जाती है ना, बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैं तारस को भी इंक्लूड करना चाहूँगी। तारा, अब हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है, जैसे सर ने जिक्र किया लाइन लॉसेस का या डिफरेंट वेस्टेज का। तो आप समझते हैं, लेस्को से भी आपका ताल्लुक रहा है पास्ट में, तो आप इसके ऊपर प्लीज़ रोशनी डालिए कि ये जो अगर एनर्जी की बात हो रही है, पावर सेक्टर की बात हो रही है, तो लॉसेस को और ख़ासकर ये जो ज़ाया हो रही हैं चीज़ें या वेस्ट हो रही हैं, उनको कैसे रोका जाए? It's an ongoing problem, Natasha, and it's one that needs to get fixed. It's a great, great loss to our nation. Now, of course, through renewables and other ways where you can give back to the grid, it's really the long-term solution, because these line losses are not improving as quickly as they should. आप समझती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पावर या बिजली की, गैस की फराहमी होना ही ज़रूरी है और उसी के ऊपर इनका बिजनेस ज़्यादातर जो है वो हम कहेंगे इम्पैक्ट होता है, ज़्यादातर डिपेंड करता है। अब जब पावर की फराहमी ही नहीं होगी या गैस की बंदिश होगी या गैस में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर कैसे होगा? I think renewables. You just have to think that the solution is in every which way, that we can't be dependent on things like even the coal industry, you know, is not getting foreign investment right now. So all the old ways of doing things are having to be transformed into more renewables now. राइट, आपने कहा ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म कैसे होने चाहिए? न्यू गवर्नमेंट्स आते हैं, उनके अपने पॉलिसीज़ होती हैं, जो पुराने होते हैं वो अलग कुछ कर चुके होते हैं, तो कैसे इस पर काबू पाया जाए? Well, obviously there's policies and policy reform, but the main thing is action, and it has to also come from the private sector. राइट, जाहिद साहब, पॉलिसीज़ की बात हो रही है, हर जब गवर्नमेंट आती है तो कहते हैं कि न्यू पॉलिसीज़ आएंगी। अब जबकि देखा जा रहा है पॉलिसीज़ डेकेड्स के लिए आ रही हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की आ रही हैं, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स की आ रही हैं, तो आप समझते हैं अब जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो चलेंगी? पॉलिसीज़ वैसे ही रहना चाहिए भले नेचर ऑफ बिजनेसेस चेंज हो जाए? देखिए, बात यह है कि ये जो हमारा मीडिया है इसकी वजह से हम एक ग्लोबल विलेज बन गए हैं। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो विद इन सेकेंड्स हमारे मोबाइल में होती है, पूरी दुनिया से कुछ भी चीज़ हो रही हो, ठीक है। तो हमारे आम आदमी जो है, बच्चा भी हमारा जो है, उसको भी ये पता होता है कि इस वक्त दुनिया में क्या चेंजेस हो रही हैं। मेरा ग्रैंड सन है, उसने यूट्यूब का चैनल बना के $550 में बेचा है, जबकि उसकी एज 11 साल है। आप अंदाज़ा लगाइए।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी तेज़ी से रैपिड इंफॉर्मेशन आ रही है, लोगों के पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से गवर्नमेंट्स के पास भी अब अपनी पॉलिसियों को हाइड करना पॉसिबल नहीं रहा। अब गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ को ओपन करना पड़ता है और ओपन करना पड़ेगा। अब आपने जो अभी इसकी बात की हमारे पॉलिसी के हवाले से, जो इलेक्ट्रिसिटी की, तो बात यह है कि इस वक्त हमारे पास कोई 12,000 मेगावाट बिजली सरप्लस है, जो कि अभी थोड़े दिन में हो जाएगी, और इस वक्त राइट नाउ 4,000 और समर मेगावाट, सीजन के अंदर सबसे ज्यादा नीड होती है हाँ, सर। लेकिन हमारे पास 4,000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। तो आप, और इसकी वजह से हम इंडस्ट्रीज को स्विच कर रहे हैं कि जी आप अपने गैस कनेक्शंस बंद कीजिए और आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, ताकि वो 4,000 की जो हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं ताकि उसको इंडस्ट्री में कंज्यूम करें। तो इस वक्त एज सच हमारे पास गैस और बिजली की शॉर्टेज नहीं है, इस वक्त हमारे पास बल्कि सरप्लस में है। अब सिर्फ उसकी मैनेजमेंट के इश्यूज हैं कि उन चीज़ों को हमें सही मैनेज करना है ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए। लेकिन असल जहाँ पे आपने लूप होल्स का पूछा था, वो वही है, चोरी और मिस गवर्नेंस या लैक ऑफ गवर्नेंस या लोगों के सर कराची के अंदर तो ये स्टार्ट से रहा है प्रॉब्लम्स। हाँ, तो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना। आप देखें के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो वो एक जदीद कंपनी है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है, ये दिस इज नॉट ए पॉपुलर स्टेटमेंट, क्योंकि लोगों को तो बिजली नहीं मिल रही और मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक अच्छा परफॉर्म कर रही है। बात क्या है कि उनको बिल नहीं मिलते, जब उनको बिल नहीं मिलते तो उसकी वजह से वो बिजली बंद कर देते हैं। जिस इलाके से उनको बिल नहीं मिलता वो उस इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। अब ज़ाहिर है वो प्राइवेट कंपनी है, वो लॉस तो नहीं करेगी। तो ये जो बीच में गैप है ना, कि बिल ना मिलना और बिजली बंद कर देना, ये जो गैप है, यहाँ फिर गवर्नमेंट आ जाती है ना। तो गवर्नमेंट को उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन देना है, तो गवर्नमेंट उसको पॉलिटिकली या जो भी तरीकाकार है उसका सोल्यूशन देंगे तो उन लोगों को बिजली मिलना शुरू हो लाहेअमल जाएगी। तय होना चाहिए ताकि लोग इस पे सफर ना करें। तारा, मैं बजट पे आना चाहूंगी, टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ सारी चीजें कवर अप हो जाएं। बजट 11 जून को अनाउंसमेंट है, क्या समझते हैं आप ऑयल इंडस्ट्री, क्योंकि आज के टॉपिक भी हमारे पास ऑयल सेक्टर का है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर आप कॉमेंट करें कि ऑयल इंडस्ट्री को क्या फैसिलिटेशन होने वाली है, क्या लीनियंसीज मिलने वाली हैं। I think it has to be with just facilitating the industry. It's been such a tough time the past year with COVID that the budget needs to really take that into account. But I know the topic today is oil, but I personally was heartbroken with the original budget that came out because we wanted to launch a private equity fund. And the new tax, they've removed the tax benefits of things like that, which makes it very hard to launch things like a private equity fund. So it's a bit disappointing some parts of the budget. ओके, आपने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं कुछ इस टाइप के कि ये डिसअपॉइंट्स कर सकते हैं, हमें प्रॉपरली कुछ पॉजिटिव लीनियंसीज मिलनी चाहिए, कुछ इंडल्जमेंट होनी चाहिए businesses में? Yes, businesses are approaching and talking about the challenges because it has been very disappointing in many ways. राइट, ऑयल के ऊपर मैं दोबारा आना चाहूँगी। फोर्टनाइटली हम देखते हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर, लोकल मार्केट के ऊपर रिव्यू होता है ओग्रा की जानिब से, तो आप समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस अभी ज़्यादातर सही और प्रॉपर नज़र आ रहे हैं हमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से, अगर हम इसे कंपेयर करें तो? Well, of course, you know, internationally it's set by each and every different station. For example, in Pakistan, we get it set by the government. So it needs to be identical everywhere, but that's been a challenge. One of the things the oil industry is very keen on is deregulation. And that can only happen, however, after consolidation. Do you know there's 56 licenses right now of OMCs in Pakistan? There's 6 in India, to give a comparison. So having many, many OMCs, some with small, like 1 or 2 tanks that haven't really invested in, is making it very hard. We need consolidation and then deregulation. And that's would be something we'd really want, policy-wise would be very good for the oil and gas industry. राइट, ऑयल स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में आपने बात की, मैं मार्केट के बारे में भी पूछना चाहूँगी। और भी लीनियंसीज बजट में दी जा सकती हैं, क्योंकि अब कोविड चैलेंज दिखाई दे रहा है तो इतने ज़्यादा टैक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकते, कुछ न्यू टैक्सेस या न्यू लीनियंसीज आप विटनेस करने वाले हैं? Well, to be honest, the most important thing is the circular debt, which I'm sure you're familiar with, and ways for that to be fixed. And that's what we pray for every day. ओके, चलें जी, अज़रा तो समझ रही हैं कि अब कुछ जो है लीनियंसी की प्रे करना पड़ेगी, यानी कि दुआ करना पड़ेगी कि लीनियंसी हो जाएं। तो जाहिद साहब, आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे? बजट के अंदर आपको दिख रहा है कुछ नरमी रखी जाएगी और जो ये बजट पेश होगा काफ़ी फ्रेंडली होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकली अगर बात करें हम, तो गवर्नमेंट को तकरीबन 3 साल हो गए
अब अगले 2 साल में ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली लोगों को इंसेंटिवाइज करना है, लोगों को एक गुड फील गुड का एक तासुर देना है। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए देना होगा, कंपलसरी देना होगा, लोगों को ईज आउट करना होगा। ये गवर्नमेंट की सियासी मजबूरी है। दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो स्पेस के लिए क्या है, अब इस वक्त आपने ऑयल सेक्टर के बारे में पूछा कि उसमें कुछ लीनियंसी आएगी कि नहीं। बात यह है कि ये जो ओगरा का जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, अब इसमें क्या है कि बीच में एक पेट्रोलियम लेवी है। अगर वो पेट्रोलियम लेवी जो है गवर्नमेंट अपना जितना भी उसमें उनको यानी क्या रेवेन्यू दरकार होता है, हम तो रेवेन्यू देना चाहिए हमें 8,000 अरब रुपए, हम दे रहे हैं 5,000 अरब रुपए, ठीक। 3,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट फिर एड के जरिए लेती है और कुछ पोर्शन जो है वो पेट्रोलियम लेवी के जरिए गवर्नमेंट इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स लगा के लेती है। सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा टॉपिक से हट जाएगा लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ज़रूरी है इस पॉइंट पे करना। एक शख्स जो बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है और एक जो शख्स है जो मर्सिडीज़ में फुल टैंक करवा रहा है, तो उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स है, उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स है। उसका क्या कसूर है जो कि बाइक में 1 लीटर डलवा रहा है? सर इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए बिल्कुल कि ये थोड़ा सा तो खुला तजाद नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल है, और पूरी दुनिया में अब टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं। अब इस तरह नहीं होती कि जी मुझे भी उतनी सब्सिडी मिल रही हो और मेरे मुलाजम को भी उतनी मिल रही हो और उसके मुलाजम को भी उतनी मिल रही हो, ठीक है। तो अब दुनिया में टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं, जिसकी एक मिसाल हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम है। बिल्कुल, कि वो एहसास प्रोग्राम के जरिए कैश सब्सिडी वो लोगों को दे रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि ज़रूरत यह है कि इस तरह की जो सब्सिडीज़ हैं कैश की बजाय, जो कि आपको मटेरियल पे मिलनी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ये आप यूटिलिटी स्टोर्स को अगर आप देखें, एग्जैक्टली सर, तो अगर एक उसमें- ड्रिंक खरीदता है कोई, तो गरीब आदमी भी वही टैक्स पे करता है और अमीर आदमी भी। तो ये उसमें फर्क होना ये मैं चाहिए कि पूछना चाह रही हूँ। आजकल नादरा का सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि गवर्नमेंट अगर इस पे एक्सरसाइज करे कि एक क्योंकि नादरा में उनको पता होता है कि ये बंदा किस इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक रखता है, तो उसको अगर पेट्रोल और इस तरह की चीज़ों में अगर उसको सब्सिडाइज्ड पेट्रोल दे और उसकी जो कॉस्ट है वो अगर जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर वो डाल दी जाए। जैसे कि अभी भी आपने देखा कि हमारे यहाँ जो गैस और बिजली की प्राइसेस रैशनलाइज की गई हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए, तो जाहिर है कि वो उसका लोड जो है वो दूसरे लोगों पे डाला गया है। राइट, ये टैक्स का टॉपिक आ जाएगा, इट्स अ बिग टॉपिक और फिर इसके लिए पूरी एक डिबेट चाहिए। सर आप प्लीज जरा बजट पे कमेंट कर दीजिए, फिर मुझे दूसरे मैं सेगमेंट में समझता हूँ कि बजट इस वक्त जो आएगा वो लोगों के लिए मिजरेबल नहीं होगा। बजट अच्छा बजट होगा, लोगों के लिए वो सहूलत का पैगाम लाएगा। अब असल मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट तो देगी लोगों को सहूलत, लेकिन अगर वो सहूलत आके आटे की तरह से और चीनी की तरह से और इन चीज़ों में अगर शॉर्टेज की नज़र हो गई और उसमें फिर दरमियान के लोगों ने अगर उसमें उसको क्या कहना चाहिए, उसको साइफन कर लिया, साइफन आउट, तो उसके नतीजे में फिर बंदा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को ठीक करे, मैनेजमेंट को ठीक करे। कोविड में बड़ी अच्छी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने की है, उसी टाइप की उसी स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट अगर बाकी चीज़ों में भी गवर्नमेंट करना शुरू कर दे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की प्राइस पर तोला 109,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,620 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,881.71, ऑयल WTI पर बैरल $65.97, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.50। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 187.50, सेलिंग वाज 190 रुपीज। यूके पाउंड बाइंग रही 217.50, सेलिंग वाज 221 रुपीज। यूएस डॉलर बाइंग रही 154.25, सेलिंग वाज 155.25। चाइनीज युआन बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.50। सऊदी रियाल बाइंग एट 40.90, सेलिंग वाज 41.50। यूएई दिरहम बाइंग एट 41.85, सेलिंग वाज 42.50। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीस। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं इंटरनेशनली ऑयल प्राइस एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस अप नजर आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी आ सकता है। इसके साथ साथ गोल्ड प्राइस भी यहाँ पर ज्यादा देखे जाते हैं, यानी 1,09,000
59,000 के करीब पर तोला दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक जो चेंजेस हैं गोल्ड प्राइसेस में वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ डॉलर की बात करें तो ये भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है 155 के करीब। तो करेंसी की बात कर लेते हैं। तारा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, करेंसी कुछ ज़्यादा डेप्रिसिएशन की तरफ जा रही है। हम देख रहे हैं डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। 152 के करीब जब डॉलर पॉज कर गया था रुपी के अगेंस्ट, लेकिन अब हम 155 देख रहे हैं। आप बताएं। There was talk about 2 months ago of it going further down, but now it looks like it's going higher again. And about 2.5 weeks ago was 151, and so it's been paused at 152, but I do think it's going to go up to 155. The time frame is not yet final. आप समझते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉज नज़र आएगा या मज़ीद कोई एक्टिविटी नज़र आएगी, रुपी डॉलर के अगेंस्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? So there's many. रिसेंटली हमने देखा था 152 पे चले गए थे हम। The pause, but you know, I still think it will start itching back up, and that's simply because of the state of the country. राइट। जाहिद साहब, मैं चाहूँगी करेंसी पे आप एक कमेंट करें। डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है रुपी की, और फर्दर भी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जैसे तारा ने कहा कि पास्ट की बात है, तो इतना पास्ट तो नहीं गुजरा, अभी ईद से पहले की बात है। देखिए, गवर्नमेंट ने इसको फ्री फ्लोट किया हुआ है। ओके। और जाहिर है कि अगर हमारे पास एक्सपोर्ट्स बेहतर होती हैं तो उसकी प्रोसीड्स आती हैं, तो हमारे पास डॉलर्स आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर ये जो फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट है, अगर आपने देखा उसमें 25% हमारा राइज हुआ है। Right. तो उसका भी हमें एक इम्पैक्ट आया है। लेकिन अब ये बात यह है कि फ्री फ्लोट होने का मतलब ये है कि अभी इस वक्त अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने कोई फॉरेन डेट्स पे करने हैं या और इस तरह की कुछ पेमेंट्स हैं, ऑयल का बिल में भी हमारा बढ़ रहा होगा। Exactly. तो इस वजह से वो, या फूड आइटम्स की हमें इंपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल हमें तकरीबन 3-4 अरब रुपए की कॉटन इंपोर्ट करनी है। इसी तरीके से हमें ऑयल, जो फूड वाला ऑयल होता है, पाम ऑयल, वो इंपोर्ट करना है। तो इस तरह से फिर उसके हमारे बिल्स बढ़ते हैं। लेकिन ये कि हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके ज़रिए से भी हमें पैसे आ रहे हैं और दूसरे ज़राए से भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो नहीं होगा कि अब आप जो है वो डॉलर जंपें लगा रहा है, और हम एक ज़माने में सोच रहे थे कि जी डॉलर पता नहीं 200 रुपए का हो जाएगा। अब वो 5-10% जो है वो थोड़ा बहुत उसमें जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच तारा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमें हिस्सा बने प्रोग्राम का। हमने आज ऑयल सेक्टर को डिटेल डिस्कस किया, ओवरऑल इसका वेटेज और बजट में जो लीनियंसीज मिलने वाली हैं वो तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, और होप करते हैं कि जो बजट आ रहा है वो काफ़ी हद तक फ्रेंडली हो, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली सेक्टर्स पे और खासकर स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, which is bistock@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।